हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ABP विद्या मंदिर में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 का बायो स्टार्ट करने चल रहा हूं। चलिए आज बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या होता है। पहली हेडिंग है हमारा जैव प्रक्रिया। जैव प्रक्रिया क्या होता है। जैव प्रक्रिया मतलब होता है जीवों में होने वाली क्रिया। जीवों में कौन सी क्रियाएँ होती हैं, चलिए देखते हैं। जिन गतिविधियों से सभी जीवित प्राणी सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और प्रजनन करते हैं, तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। इन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रिया कहते हैं। जैव प्रक्रिया यानी जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तभी से वो सांस लेना शुरू कर देता है, वह भोजन करने लगता है यानी दूध पीने लगता है, बड़ा होता है। इस प्रकार जितनी भी क्रियाएं वो जन्म से मृत्यु तक करता है, वे सभी क्रियाएं जैव प्रक्रिया यानी जैव प्रक्रम कहलाता है। यही है हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब देखते हैं कि जैव प्रक्रिया का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें हम जैव प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। जैव प्रक्रिया का अध्ययन विज्ञान की एक शाखा फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यकी, या फिर इसी को कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। यदि हमें जैव प्रक्रम का अध्ययन करना है तो हम विज्ञान की फिजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे। यही है जैव प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान का शाखा। अब चलिए आगे देखते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सभी जीवों में जब वो भोजन करते हैं तो उसका पाचन होता है, सांस लेते हैं, तो ये सभी जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा जैव प्रक्रिया क्या है। यानी जीवों में जो भी क्रियाएं होंगी वो सभी जैव प्रक्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। जीवों में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसके बारे में चल रहे हैं बताने। जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम पढ़ रहे हैं जीवों के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया किस में होगी, जीवों में। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को
जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया जीवों के अंदर होती है वह जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब जीव भोजन करते हैं तो उस भोजन का शरीर के अंदर उसका पाचन होता है। ये पाचन भी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। वायुमंडल द्वारा सभी जीव सांस लेते हैं, यानी श्वसन भी क्या है? एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है जैव रासायनिक अभिक्रिया अपचयी अभिक्रियाएं। अपचयी और दूसरा है उपचयी क्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में 2 पदों में होती है, एक अपचयी के रूप में, दूसरा उपचयी के रूप में। यानी एक जब टूटता है तो उसमें कमी आती है और दूसरा जुड़ करके उसमें वृद्धि हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। पहला है हमारा अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रिया आप सभी लोग रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है कि उसमें उत्पाद में कमी आना, यानी उस उत्पाद का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। इसका परिभाषा क्या होगा? इस क्रिया में जटिल कार्बनिक अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। अणुओं में टूट जाते हैं। अपचयी क्रिया में क्या होता है? इसमें जटिल कार्बनिक अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे ऐसी कौन सी क्रिया हो सकती है जो छोटे छोटे कणों में टूटते हैं? जैसे जब हम भोजन करते हैं, जब उसका पाचन होता है, पाचन में क्या होता है? हम भोजन करते हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, उसको मुंह में चबाने के बाद छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद जब हमारे अमाशय में जाता है, आंत में जाता है, तो उसका और पाचन हो जाता है। इस प्रकार पाचन में कौन सी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। और श्वसन हो गया, यह भी कौन सी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। श्वसन क्या होता है? इसमें भी हम O2 लेते हैं, लेकिन O2 क्या होता है? हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा इसका भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन होता है और हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। दूसरा है उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया उपचयी का मतलब होता है वृद्धि होना, यानी इस क्रिया में सरल कार्बनिक अणु जटिल अणुओं में बदल जाते हैं।
जटिल अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण पौधों में, प्रकाश संश्लेषण पौधों में प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या होता है, सभी पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा H2O ग्रहण करते हैं और पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये H2O ये भी एक छोटा अणु है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक छोटा अणु है। जब इसका क्रिया होता है तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस, और क्या बचता है 6O2, ऑक्सीजन निकलता है। इसी क्रिया द्वारा हम सांस लेते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और अपने जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन निकालते हैं जो हम सभी ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये एक छोटा अणु ये एक छोटा अणु दोनों मिलकर ग्लूकोज यानी एक बड़ा अणु बन रहा है। इस प्रकार ये कौन सी क्रिया हो गई, उपचयी क्रिया, और ये कौन सी हो गई, अपचयी क्रिया, जैसे पाचन और श्वसन। इसके अलावा इसमें और भी है, जैसे प्रोटीन। चलिए ये एक एग्जाम्पल हो गया उपचयी क्रिया का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्यों में प्रोटीन वसा का संश्लेषण। ये भी प्रोटीन और वसा ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रकार यह उपचयी क्रिया हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, अपचयी क्रिया, अपचयन मतलब टूटना यानी कमी होना। इसमें क्या होता है, इस क्रिया में जटिल कार्बनिक अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे पाचन और श्वसन हो गया। दूसरा उपचयी क्रिया, इसमें सरल कार्बनिक अणु जटिल अणुओं में बदल जाते हैं, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण और मनुष्यों में प्रोटीन और वसा का संश्लेषण। अब आगे देखते हैं पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अगला हेडिंग है पोषण। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब क्या हो सकता है, पोषण का मतलब होता है कि हम भोजन खाते हैं तो वो हमारे शरीर में लगे, यानी भोजन से हमें प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण और भी सभी चीज़ें प्राप्त हों, वही पोषण होता है। जब हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करे तब हमारा पोषण अच्छा होता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, पोषण यानी पोषक तत्व, पोषक तत्वों या भोजन को ग्रहण करने की क्रिया या प्राप्त करने की क्रिया। पोषण कहलाता है। पोषण क्या हो गया, भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया क्या हो गया, पोषण हो गया। हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की हमें आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता पोषण की हमें आवश्यकता क्यों होती है। जब तक हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेगा तब तक हमारा शरीर सही से विकास नहीं करेगा।
तो चलिए हेडिंग बाय हेडिंग एक एक देखते हैं कि पोषण की हमें आवश्यकता क्यों होती है। पहला क्या होगा, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। पहला क्या हो गया, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी भोजन में ही पोषक तत्व होते हैं। जब पोषक तत्व हमें मिलेगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, जब ऊर्जा मिलेगा तो हम अपना कार्य सभी कार्य करेंगे। दूसरा क्या होता है, भोजन से जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है। ये जीव द्रव्य क्या होता है, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। मान लीजिए एक कोशिका है, इस कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके चारों ओर तरल पदार्थ भरे होते हैं। इसी तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जब इसमें वृद्धि होगी, मान लीजिए इसमें वृद्धि हो रही है, कोशिका बड़ा हो गया, जब इस तरल में वृद्धि होगी तो इसका जो केंद्रक है इसमें भी वृद्धि होने लगेगी। यही वृद्धि होते होते ये दो भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद ये दोनों केंद्रक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये एक अलग कोशिका बन जाती है और ये एक अलग कोशिका बन जाती है। इस प्रकार क्या हुआ, भोजन से हमें जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी जब जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होगी तो हमारी कोशिकाएं भी बढ़ेंगी। जब कोशिकाएं बढ़ेंगी तो हमारा शरीर भी अच्छे से विकास करेगा। अगला क्या होता है, भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों से जीवों का विकास होता है। यानी जीवों का आकार, शारीरिक आकार बढ़ता है। और क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत होती है। इस प्रकार पोषण के बहुत सारे लाभ हैं। यानी हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छे से विकास करेगा। अब देखते हैं पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। आगे देखेंगे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, हमें कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए ताकि हम कभी बीमार ना पड़ें और हमेशा स्वस्थ रहें। पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, विटामिन और खनिज लवण और जल। जब हमारे शरीर में इन सभी पोषक तत्वों की भरपाई सही तरीके से होगी तो
हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। यदि आ जाए पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल को ही मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा हमें केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से मिलती है। पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे हुआ है? पहला पॉइंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बने यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बने यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बने यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए इसका नाम, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो ये क्या बन गया? CH2O। इसमें क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसका अनुपात क्या होता है? कार्बन का 1 अनुपात, हाइड्रोजन का 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल n। इसी फार्मूले पर सभी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। जैसे n बराबर हम 6 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? C6, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी H12 और O6। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इस क्या हो गया? इस सूत्र पर रखने पर C6H12O6 ग्लूकोज। ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसका अनुपात 1:2:1 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH2O का होल n। और इससे क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य कौन कौन से हैं। यदि एग्जाम में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए, तो आप लिख सकते हैं पहला कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है।
पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा क्या होगा? पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट शरीर को सही तरीके से कार्य करने में मदद करता है। इसमें देखिए जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट के नाम बता देते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? ग्लूकोज हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। ग्लूकोज, इसको कहते हैं ब्लड शुगर। ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। और हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा फलों में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रूट शुगर। इसको कहते हैं फ्रूट शुगर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसैकराइड कहलाते हैं। मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड का मतलब होता है जिसमें केवल एक सैकराइड हो, यानी कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकराइड होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज केवल एक सैकराइड से मिलकर बने हैं, इसलिए इसको कहते हैं मोनोसैकराइड। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज यह जैगरी शुगर के नाम से जाना जाता है। जैगरी शुगर यानी जैगरी मतलब होता है गुड़, यानी गुड़ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सुक्रोज। गुड़ में सुक्रोज पाया जाता है। और चीनी हो गया, चीनी में भी सुक्रोज पाया जाता है। और अगला इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिल्क शुगर। यानी दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। इन दोनों को डाईसैकराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईसैकराइड। डाईसैकराइड यानी इसमें दो सैकराइड होते हैं। जैसे ये हो गया ग्लूकोज। चीनी का क्या होता है सूत्र? C12H22O11। यानी इसमें इसके अणुओं से इसमें ज़्यादा अणु है, इसलिए इसके दो सैकराइड हो गए। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे स्टार्च हो गया। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? स्टार्च आलू में पाया जाता है और यहाँ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। पौधों की जड़ों में यह पौधों का संग्रहित भोजन भी कहलाता है। जब पौधों को भोजन कहीं से नहीं मिलता है तो पौधों में जो स्टार्च एकत्रित रहता है, इसी से ये भोजन प्राप्त करते हैं।
ये भोजन कहाँ रहता है? स्टार्च पौधों की जड़ों में होता है, पौधों के जड़ों में एकत्रित हो जाता है। ये पौधों के जड़ों में एकत्रित हो जाता है। और हो गया अगला इसका एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन मनुष्यों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में। मनुष्यों के लीवर में यानी यकृत में ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ग्लाइकोजन बनता कैसे है? हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं तो ग्लाइकोजन बन जाता है। स्टार्च कैसे बनता है? पौधे भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। जब बहुत सारा ग्लूकोज यानी उसमें पूरा बना ग्लूकोज उसके जड़ों में आकर एकत्रित हो जाता है तो वहीं स्टार्च का रूप ले लेता है। ये दोनों किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? ये दोनों जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। किस प्रकार के हैं? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। ये दोनों जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये हो गया जटिल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या क्या बताया, एक बार देख लीजिए ध्यान से अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या बताया, इसका कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में रहता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसका स्रोत होता है CH2O का होल यन। एक बात और जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सैकराइड इसका इकाई होता है। सैकराइड। जिस प्रकार हमारे शरीर की इकाई क्या होती है? कोशिका। हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार एक एक सैकराइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। मान लीजिए 2 सैकराइड है, यानी बहुत सारे सैकराइड जुड़ते हैं। ये जुड़ते किस प्रकार हैं? प्रत्येक सैकराइड के बीच में बॉन्ड होता है, यानी बंध होता है। प्रत्येक सैकराइड के बीच में बंध होता है। इस बंध को हम क्या कहेंगे? सैकराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट। इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा सभी सैकराइड आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार अभी हमने बताया था, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट, यानी इसमें बहुत सारे सैकराइड मिलकर बनते हैं और वो सभी सैकराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम प्रोटीन, वसा और विटामिन के बारे में अगले वीडियो में जानकारी देंगे। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।